हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि पता है आप सभी को, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी मौर्य साम्राज्य के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखिए, ताकि आगे की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य में, यानी कि मौर्य साम्राज्य की जो हमें देन है संस्कृति में, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी। मौर्य काल ने भारतीयों को सांस्कृतिक क्षेत्र में मूल्यवान देन दी। इस काल में कला, शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्रों में बहुत उन्नति हुई। इस संस्कृति देन ने मौर्य काल को इतिहास में अमर बना दिया। यानी कि जो मौर्य काल की जो देन है हमें संस्कृति क्षेत्र में, उसमें हमें जो देन मिली है वह कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा साहित्य के क्षेत्रों में मिली है। तो जानेंगे इन सभी को आगे हम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कला के क्षेत्र में देन कहाँ क्या क्या मिली है। यानी तो जान लेते हैं सबसे पहले कला के क्षेत्र में देन क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें पढ़ेंगे हम वास्तुकला, शिल्पकला, पॉलिश करने की कला और आभूषण बनाने की कला के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वास्तुकला के बारे में। मौर्य काल में वास्तुकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। विदेशी यात्री भी इसे देखकर चकित रह गए। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में बना शाही महल अपनी सुंदरता के कारण संसार भर में विख्यात था। यानी कि जो चंद्रगुप्त का जो महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में, उसे देखकर जो बाहर से यानी कि जो फॉरेनर यात्री भी आते थे वह भी आश्चर्यचकित रह जाते थे, जिस कारण ये अपनी सुंदरता के कारण संसार भर में विख्यात था। अशोक से पहले भवन लकड़ी के बनाए जाते थे, जिससे यह भवन जल्दी नष्ट हो जाते थे। अशोक ने लकड़ी की बजाय अब पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया। जो अशोक से पहले जो भवन निर्माण कला थी वह लकड़ी की बनाई जाती थी, यानी कि लकड़ी के भवन बनाए जाते थे। क्योंकि समय के बाद लकड़ी खराब हो जाती थी, जिस कारण अशोक ने अब लकड़ी की बजाय पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और पत्थरों के भवन बनवाने शुरू कर दिए। श्रीनगर उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितापट्टनम राज्यों का निर्माण करवाया। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को उद्यानों, फव्वारों तथा झीलों से आकर्षक बनवाया। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए। इनमें से सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो स्थित है वह विश्व के शिल्पकारों के लिए आकर्षक का केंद्र है। आगे हम जानेंगे दोस्तों शिल्पकला के बारे में। आगे है शिल्पकला। शिल्पकला के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर मौर्य काल में शिल्पकला के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई, जिसमें बहुत ही सुंदर स्तंभ इस समय में बनवाए गए थे। इनमें से कई स्तंभ 50 से लेकर 60 फुट तक ऊंचे होते थे और उनका भार 50 टन के लगभग होता था। इतना ऊंचा चट्टान का स्तंभ किस तरह चट्टान को काट कर बनवाया गया होगा, यह आश्चर्य की बात है। प्रत्येक स्तंभ पर पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई जाती थी। सारनाथ का स्तंभ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस पर अंकित शेर के चिन्ह को भारत सरकार ने अपने सिक्कों पर अंकित किया है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जो भारतीय करेंसी है, यानी कि जो भारतीय सिक्के हैं, उन पर सरकार ने जो अशोक द्वारा जो बनवाए गए शेर के चिन्ह वाले स्तंभ का जो चित्र है उसको अंकित करवाया गया है। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट पॉलिश करने की कला के बारे में। तो जो संस्कृति में देन मिली है उसमें हम पॉलिश करने की कला के बारे में भी हम जानेंगे। मौर्य काल में पत्थरों पर की गई पॉलिश ने इतनी अधिक प्रगति कर ली थी कि अभी तक उस कला की समानता नहीं की जा सकी। गया की गुफाओं में इस ढंग से पॉलिश की गई थी कि आज तक उसकी चमक शीशे की भांति है। अशोक का जो स्तंभ फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है,
उस पर की गई पॉलिश की चमक इतनी थी कि अंग्रेज विद्वान उसे देखकर यह पता न लगा सके कि यह पत्थर का बना है या धातु का। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों, इस पॉइंट में कहा गया है कि जो मौर्य काल में पत्थरों पर जो पॉलिश करने की जो कला थी वो बहुत ही उन्नति वाली थी। उस समय जो वो पत्थरों पर पॉलिश किया करते थे, जिससे पॉलिश करने के बाद पत्थरों पर एक शीशे जैसी चमक आ जाती थी और जो कि सालों साल तक उसकी चमक बनी रहती थी, जिसके कारण अगर कोई भी व्यक्ति उसे पहली बार देखता तो उसे पता ही नहीं चलता कि ये पत्थर के बने हैं या शीशे के बने में। ये थी पॉलिश करने की कला, जो कि मौर्य काल में प्रचलित हुई थी। आगे है दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट है आभूषण बनाने की कला। जो मौर्य काल में आभूषण बनाने की कला है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य काल में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के बनाए जाते थे। सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को पन्न कहा जाता था तथा तांबे के सिक्के को मश्क कहा जाता था। इन पर मनुष्यों, पशु पक्षियों, सूर्य, चांद, पहाड़ों तथा वृक्षों के चिन्ह ठप्पों द्वारा बनाए जाते थे। तो इस पॉइंट में दोस्तों कहा गया है कि मौर्य काल में जो सोने, चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं वो ठप्पों द्वारा बनाए जाते थे। इन ठप्पों द्वारा बनाए गए सिक्कों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे सोने के सिक्के को स्वर्ण, चांदी के सिक्के को पन्न तथा तांबे के सिक्के को मश्क कहा जाता था। और इन पर मनुष्यों, पशु पक्षियों तथा चांद, पहाड़ों जैसे वृक्षों की चिन्ह अंकित किए जाते थे। आगे है दोस्तों हमारा मौर्य काल में साहित्य के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य काल में साहित्य की देन के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि मौर्य काल में साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मोगलीपुत्र का कथावधु, भद्रबाहु का कल्पसूत्र ने मौर्य काल के साहित्य को चार चांद लगा दिए। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि मौर्य काल में रामायण तथा महाभारत के कुछ भाग लिखे गए थे। साहित्य के साथ साथ मौर्य काल में प्राकृत भाषा का भी विकास हुआ। यह राज्य तथा जनसाधारण की भाषा थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख इसी भाषा में लिखे गए थे। उस समय उच्च वर्ग की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। यह भाषा उच्च वर्ग में प्रचलित थी, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी वो उच्च वर्गों में प्रचलित थी। आगे है दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा की बारे में। तो मौर्य काल में शिक्षा की देन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मौर्य काल में शिक्षा का विकास हुआ। उस समय शिक्षित लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए अशोक ने जनसाधारण के पढ़ने के लिए शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों पर राजकीय आदेश अंकित करवाए थे। साधारण शिक्षा गुरुकुलों तथा विहारों में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा तक्षशिला तथा बनारस विश्वविद्यालयों में दी जाती थी। यह विश्वविद्यालय विश्व भर में विख्यात थे, इसलिए यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी विद्यार्थी भी आते थे। इनमें प्रवेश बहुत कठिनता से मिलता था। इनमें विज्ञान, चिकित्सा, राजनीतिक, व्याकरण, गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। सच तो ये है कि मौर्य काल में कला, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उन्नति हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।